ठीक है, अगली चीज़ देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसका यूज़ हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। ठीक बात। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकालते हैं, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमको। देखिए, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैं अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करूँगा, यही होता है फॉर्मूला। तो इसको अगर इंटरेस्ट निकालना है तो पहले मुझे अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, दिस इज 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम, यही होता है ना। तो ये फॉर्मूला है अमाउंट का जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग पॉपुलेशन पता करने के लिए करते हैं कि अगर किसी शहर का, किसी देश का, किसी राज्य का जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा है, रेट कैलकुलेट करने के लिए किस रेट से बढ़ रहा है, या अभी इतना है इस रेट से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा इतने साल में। समझ में आया, पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में आता क्या है, हम कुछ पैसा शुरू में जमा करते हैं जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, बैंक वाले हमको कुछ परसेंट ब्याज देते हैं एक साल में, जैसे 10% एक साल में ब्याज दे रहे हैं, तो ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक साल का 10% है तो ये पैसा 10% रेट के हिसाब से 3 साल में कितना बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। ये निकालना हमको आता है ना। सेम इसी फॉर्मूले को हमने बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बना ली। ठीक बात। कैसे? ये है पॉपुलेशन। मान लीजिए आज हमारे गांव का पॉपुलेशन है 10,000। कितने लोग रहते हैं हमारे गांव में? 10,000 लोग रहते हैं, और हम जानते हैं कि हर साल 10% लोग बढ़ जाते हैं। कितना इंक्रीज होता है पॉपुलेशन? 10% पर एनम, यानी एक साल में कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 10%। एक साल में कितना? 10%। अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है? 10,000, और हर साल कितना परसेंट बढ़ता है? 10% बढ़ता है। तो ज़रा बताइए, एक साल के बाद आपके गांव का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, यानी एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, अंदाज वाला, एक साल के बाद इतना हो जाएगा। अभी 10,000 है और हमको पता है 10% बढ़ता है एक साल में, तो एक साल के बाद नया पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 10,000 का 10% कितना होता है? 10,000 का 10% 1,000 होता है, होता है ना। तो 1,000 बढ़ जाएगा। अभी कितने थे? 10,000 थे, तो एक साल के बाद और 1,000 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 11,000। तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा एक साल के बाद? तो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन हमने निकाल लिया ना कि एक साल के बाद कितने हो जाएंगे अगर 10% के रेट से पॉपुलेशन बढ़ती है। समझ आया? और इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ किया हमने? ये अमाउंट वाला। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पर नोट किया है। देखिए, अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, ध्यान से समझना फॉर्मूला। अगर हम किसी टाउन के पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या। हम जानना चाहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है। ठीक है, तो हमने इसी फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। ये क्या है? जो ब्याज लगने के बाद नया पैसा बन जाता था, अमाउंट, तो इसको हमने क्या लिख दिया? एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन, यानी कुछ साल के बाद जो पॉपुलेशन बनने वाला है, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन। ये क्या है? जो हम जमा करते हैं करंट में, तो इसको हमने लिख दिया करंट पॉपुलेशन। दिस इज 1 प्लस दिस इज रेट। रेट क्या? किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है? 5% एक साल में, 10% एक साल में, 20% एक साल में, जो भी रेट ऑफ इंक्रीज होगा पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन 10% पर एनम बढ़ती है, एक साल में 10% जनसंख्या बढ़ जाती है, तो यहाँ हम लिखेंगे रेट। समझ आया? और कितने टाइम के बाद हमको ये एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन निकालना है, वो टाइम यहाँ लिख देंगे। 3 साल के बाद पॉपुलेशन बताओ, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा बताओ, तो यहाँ हम टाइम लिख देंगे। समझ आया? अब ये किसके लिए बनाया? अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है हर साल, क्या होता है? अगर पॉपुलेशन 10% हर साल इंक्रीज होता है, 10% रेट से इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। क्या लगाया हमने इंक्रीज के लिए? यहाँ पर हमने लगाया प्लस, ये। और वही पॉपुलेशन अगर डिक्रीज होने लग जाए, अभी 10,000 है, ध्यान से सुनिए, इस साल 10,000 था करंट पॉपुलेशन, हमने कहा कि 10% के रेट से पॉपुलेशन डिक्रीज होता है, घटता है, तो 10% कितना होता है 10,000 का? 1,000।
तो 1000 घट जाएंगे 1 साल के बाद, तो कितने बचेंगे? 9000। तो फिर एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? घटे ना। तो हमने ना इफ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीजेस, अगर पॉपुलेशन घटेगा, फॉर्मूला वही रखा, सिर्फ साइन क्या कर लिया, प्लस मतलब बढ़ेगा और माइनस मतलब घटेगा। तो घटने वाला जहां भी सिलसिला आएगा, याद रखिए यहां ब्रैकेट के अंदर 1 और r के बीच में जो प्लस होता है उसको क्या कर लेना है? माइनस। बस यही चेंज आएगा। समझ आया? ये तो पॉपुलेशन के लिए हो गया। अभी हम इस पर क्वेश्चंस भी बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको। सेम चीज, कोई ऑब्जेक्ट हमने खरीदा, कोई भी सामान हमने खरीदा, ठीक है, जैसे सोना, हम लोग गोल्ड खरीदते हैं। अभी गोल्ड के प्राइस कितना चल रहा है आपको पता है क्या? 40,000 पहुंच गया है ना। अभी कुछ दिन पहले 30,000 था, 32,000 था 1 महीना दिवाली के पहले 30,000 समथिंग था, है ना। 30,000 था और अभी कितना हो गया? अभी 40,000 रुपये हो गया। बढ़ा ना। तो हमने बोला मान लो गोल्ड के बजाय हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसका कीमत कभी कभी बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ेगा कि नहीं। और गोल्ड तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत हमेशा बढ़ती है ना। तो हमने कहा कि 5% के हिसाब से गोल्ड की कीमत हर साल बढ़ती है। कितना? गोल्ड की कीमत 5% के हिसाब से हर साल बढ़ती है। तो बताइए आज अगर 20,000 रुपया का गोल्ड है या 30,000 रुपया का गोल्ड है तो आज से 5 साल के बाद उसका एक्सपेक्टेड प्राइस कितना हो जाएगा? जबकि हम आपको क्या बता रहे हैं, 1 साल में कितना परसेंट बढ़ता है उसका प्राइस? 5% बढ़ता है पर एनम 1 साल में। तो ये देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है, फॉर्मूला हमने वही रखा, फॉर्मेट वही रखा, ये पॉपुलेशन की जगह क्या आ गया? प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस 5 साल के बाद इतना हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे करंट प्राइस आज का 30,000 रुपया। दिस इज 1 प्लस बढ़ रहा है तो प्लस 5% पर एनम के रेट से बढ़ रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 100। और कितने साल के बाद हमको निकालना है? 5 साल के बाद। 5 लिख देंगे यहाँ पे, 5 आ रहा है समझ में। तो एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगा कि 5 साल के बाद इतना प्राइस हो जाएगा गोल्ड का। समझ आया? वहीं अगर सामान का कीमत बढ़ने के बजाय घटने लग जाए, इफ द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, डिक्रीज के लिए एक वर्ड हम लोग और बहुत यूज करते हैं, वी विल कॉल इट डेप्रिसिएशन। जो आपके पेपर में आया था फर्स्ट टर्मिनल में डेप्रिसिएशन, कि नहीं आया था? आया था पेपर में, बोलिए जोर से, है ना। ए प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बाय टाइम, प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बाय टाइम टू टाइम। टाइम के साथ साथ अगर किसी वस्तु की कीमत घटने लगती है, इसको क्या बोलते हैं? आंसर है डेप्रिसिएट होना, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। समझ आया? जैसे हमने एक नई कार खरीदी, क्या खरीदा हमने एक नया कार खरीदा, ठीक है, सुजुकी का, मारुति का या हुंडई का, एक हमने कार खरीदा। कार की कीमत हमको आज पड़ी 5 लाख रुपए। कितने में खरीदे हम? 5 लाख रुपए में खरीदे। अगर आप आज से 10 साल के बाद वो कार बेचेंगे तो क्या आपका 5 लाख में बिकेगा? आप सब जानते हैं। अगर आज मैं एक मोटरसाइकिल खरीदता हूँ 1 लाख रुपया का, तो 3 साल के बाद कोई मुझे 1 लाख रुपया देगा क्या उस मोटरसाइकिल का? अगर मैं बेचना चाहूँ तो नहीं, बोलेंगे भैया 3 साल 4 साल गुजर गया है, 40,000 पकड़ो, मोटरसाइकिल दे दो। कीमत घटती जाती है ना हर साल। ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, आज हमने खरीदा है, अगर मैं उसको 2 महीने के बाद बेचूंगा तो क्या वो 1 लाख में बिकेगी? नहीं बिकेगी। वो बोलेंगे 2 महीना पुराना हो गया है, कीमत कुछ कम कर दो, 90,000 में बिकेगी। 1 साल के बाद बेचूंगा, बोलेंगे 80,000 में देंगे, 1 साल हो गया है गाड़ी का। तो हर साल गाड़ी की कीमत क्या होती है? डिप्रिसिएट होती जाती है, घटती जाती है। कुछ परसेंट होगा कि किस परसेंट के रेट से रेट कम होता जाएगा। तो अगर कीमत कम होती जा रही है, डिप्रिसिएट होती जाती है, तो हम फॉर्मेट वही रखेंगे, सिर्फ यहाँ क्या लगा देंगे? प्लस के बजाय यहाँ क्या लगाना है हमको? माइनस। अगर डिक्रीज हो रहा है या डिप्रिसिएट हो रहा है तो यहाँ हमको क्या लगाना है? माइनस। सामान का कीमत घटा, पॉपुलेशन घटा, कोई भी चीज घटा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। और बढ़ रहा है तो क्या लग जाएगा? प्लस। और जिस रेट से घट रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज लिख लीजिए, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लिख लीजिए, वो रेट डिवाइडेड बाय 100, लेकिन रेट पर एनम होना चाहिए, याद रखिए। समझ आ रहा है? हो गया यहाँ तक? अगली चीज सुनिए ना, ये सब अभी हम यूज करेंगे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस में। देखिए, मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, कोई सामान हम किसी से ब्याज पे ले रहे हैं। सपोज करिए, एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, कोई सामान हम दुकानदार से ब्याज पे ले रहे हैं या कुछ पैसा ब्याज पे उठा रहे हैं, इंटरेस्ट से लोन ले रहे हैं, उधारी ले रहे हैं ना। तो सामने वाला बोलता है लोन तो हम दे देंगे आपको, लेकिन भाई हमारी एक शर्त है। क्या शर्त?
शर्त ये है कि लोन लेने के बाद जो पहला साल होगा, पहला साल, उसमें हम आपसे ब्याज लेंगे 10%। कितना? 10% के रेट से हम आपसे ब्याज लेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक साल में नहीं पटाया तो जैसे ही दूसरा साल शुरू होगा हम आपसे 15% ब्याज लेंगे। कितना लेंगे? 15। यानी एक पहले साल में किस रेट से हमको इंटरेस्ट देना है? 10% पर एनम के हिसाब से, और जैसे ही दूसरा साल स्टार्ट होगा तो फिर 10% में नहीं लेगा, फिर कितने परसेंट लेगा वो? 15। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया अगले साल। एक साल किस रेट से लिया? पूरे एक साल 10%। जैसे ही एक साल के बाद टाइम पीरियड बढ़ा, दूसरा साल आया, तो वो दूसरे साल कितने रेट से लेगा? 15% पर एनम के हिसाब से ब्याज लेगा, ठीक है। आप अगर आप दूसरे साल भी नहीं पटाएंगे तो फिर जैसे ही तीसरा साल लगेगा हम आपसे 20% के हिसाब से ब्याज लेंगे। समझ आया? यानी क्या हो रहा है, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। समझ आया? एक साल 10%, फिर 15% अगले साल, तीसरे साल 20%, फिर 25%, फिर 30%। अलग अलग साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता जाएगा, तो हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा एक एक साल का। हम नहीं चाहते कि हम अलग अलग करें, तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया। और हमने फॉर्मूला क्या बनाया? ये देखिए, डायरेक्ट लिखेंगे, अमाउंट निकालेंगे, फिर अमाउंट से तो आप जान रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल माइनस करके। तो जितने साल के लिए आपके पास रेट अवेलेबल होगा, जैसे पहले साल R1% है 10%, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% R2, तीसरे साल का कितना? 20% R3, फिर 25%, 30%, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, दिस इज 1 प्लस पहले साल का रेट डिवाइडेड बाय 100, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस दूसरे साल का जो रेट है डिवाइडेड बाय 100। यहाँ क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ 15 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ 20 डिवाइडेड बाय 100, अगले में 25 डिवाइडेड बाय। समझ रहे हैं? अलग अलग साल जो रेट लग रहा है वो हम लिखते जाएंगे और अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, और क्या निकाल लेंगे अमाउंट से? प्रिंसिपल माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। समझ आया? ये मैंने क्या बताया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है तो ऐसे करेंगे, और मान लीजिए घटता जाएगा तो, अगर घटेगा रेट तो जैसे इस साल है 10%, अगले साल जैसे इस साल में आपने नहीं पटाया तो भैया अगले साल अगर आ जाएगा तो फिर हम आपसे 8% लेंगे, फिर इस साल दूसरे साल भी आप नहीं पटा पाए तो तीसरे साल हम आपसे 5% लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है? हर साल चेंज हो रहा है और घटता भी जा रहा है। अगर घटेगा तो ये प्लस की बजाय क्या लग जाएगा? माइनस। ये कहानी समझ में आ रही है? प्राइस हो, पॉपुलेशन हो, रेट हो, कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो साइन यहाँ क्या यूज़ होना है, और अगर घट रही है तो क्या यूज़ होना है? माइनस। समझ में आ रहा है? यहाँ रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ इंक्रीज, अगर सामान की कीमत घट रही है तो रेट ऑफ डिक्रीज या डिप्रिसिएशन बन जाएगा। अब इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे हमारे क्वेश्चनों में। ये एप्लीकेशन है डेली लाइफ के लिए। समझ आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चंस इस पर कैसे बनते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये नोट करिए फॉर्मूले और क्वेश्चन पे आइए।